Hello friends, welcome to the YouTube channel of Anand Classes for Law. Myself Mayur Anand, I am Assistant Professor of Law and very warm welcome to all of my viewers. In the series of my lecture, today I am going to discuss about the constitution of a Supreme Court and the appointment of a judges and the matter of a seniority into the Supreme Court. My videos is very significant for all examinations regarding law and for basically just for the purpose of making your concept very clear. I advise to all of you then kindly regular watch my channel, in which my sole object is to create a very good concept of all of my viewers on each topic regarding the subject of law. मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मयूर आनंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उच्चतम न्यायालय का गठन एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता का मामला, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है। परीक्षा चाहे कोई भी क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस कारणवश इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसमें कुछ मिलते जुलते केस लॉज हैं जो निश्चित तौर पर आपके लिए एक कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, in which the constitution and the establishment of a supreme court is mentioned under article 124, and as well as the age of retirement is also mentioned under clause 2. So basically today we are going to deal with the clause 1 and the clause 2, and we will also discuss what is the procedure to appoint a judge into the Supreme Court earlier, and what is the current situation, and what is the way to determine the seniority for appointing a Chief Justice of India into the Supreme Court. So देखिए कि आज का जो लेक्चर है वो हमारे लेक्चर का मूल सार जो है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार से हुआ है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, और उससे संबंधित कुछ वादों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ वरिष्ठता का जो प्रावधान है जिसके आधार पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है उसको भी हम भली भांति समझेंगे। तो देखिए कि क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 124 बेसिकली डील विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित प्रावधान जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज जो 124 में दिए गए हैं। हालांकि इसमें और भी सारा प्रावधान है, चूंकि ये मार्जिनल नोट है तो हम बेसिकली मार्जिनल नोट को ही जो है फोकस कर रहे हैं कि आर्टिकल 124 में किन किन चीजों के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 124 व्हाट सेज, there shall be the constitution, there shall be the Supreme Court of India. Court of India consists with 7 judges and CJI until Parliament will not increase the number। पूरी हूबहू मैं जो बेयर की लैंग्वेज है वो नहीं लिख रहा, मूल सार जो है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हूबहू बेयर की लैंग्वेज
लिख देना या उसको याद कर लेना अपने आप में बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है कि कॉन्सेप्ट को हमें समझना। सो देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ शैल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेयर द शैल इज मेंशन्ड, इट मीन्स the provisions regarding which the shall is used, that institution should be, that institution shall be in exist or must be in exist। यानी कि जिस भी संस्थान के संदर्भ में shall पद का प्रयोग किया जाता है वह किसी भी स्थिति में अस्तित्व में होता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 52 देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो वो होगा ही होगा। सेम एज there shall be the Supreme Court of India, it means the existence of a Supreme Court ever in existence, यानी कि सदा और सर्वदा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ये चीज जो है शैल टर्म का मतलब है। और इसके साथ साथ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिस्ट विद द 7 जजेस and Chief Justice of India until the Parliament will not increase the number। It means the Parliament has entitled under Article 124 to increase the number of the judges of Supreme Court। So अब ये जो प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 का, जो ये कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और वह 7 न्यायाधीशों एवं एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गठित होगा जब तक कि पार्लियामेंट या संसद इस संदर्भ में विधि बना के उनकी संख्या को बढ़ा नहीं देती। तो अब ये देखिए कि देयर आर मेयरली अ सिंगल वे बाय विच द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल अमेंड एंड दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 368 विच सेज power and procedure to amend this constitution, यानी इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया। एंड फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, from beginning the term power was not mentioned under the marginal note of Article 368 of the Constitution of India, but by the 24th constitutional amendment, this term was mentioned under the marginal note of the Constitution of under the marginal note of the Article 368 of the Constitution of India। यानी कि मैं ये बात कर रहा था कि संविधान में परिवर्तन करने की जो युक्ति है वह है संशोधन की प्रक्रिया, जो कि कहाँ पे वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अपने वास्तविक स्वरूप में यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के रूप में था, ना कि शक्ति के रूप में। लेकिन 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक पद जोड़ा गया था जो था शक्ति। इसके मार्जिनल नोट में शक्ति पद को जोड़ करके संविधान में संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया पद को वर्णित किया गया था। तो आज के वास्तविक स्वरूप में ये है। इसको बताने का मेरा वास्तविक मकसद है वो ये है कि संविधान में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसकी एकमात्र युक्ति है 368 की युक्ति। यद्यपि कि इस युक्ति से परे भी एक प्रावधान है जो कि स्वयं संविधान निर्माताओं द्वारा पार्लियामेंट को दिया गया है, जिसके माध्यम से पार्लियामेंट संविधान में तो संशोधन नहीं करती है बल्कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में विधि बनाकर परिवर्तन करती है। What I want to say, merely a single procedure is mentioned under Article 368 for making any amendment regarding the Constitution of India. But by the makers of the Constitution, they also entitled to the Parliament to make any significant changes regarding the provisions of the Constitution by making a law। यानी कि विधि बना करके भी संविधान में तो नहीं लेकिन संविधान से संबंधित प्रावधानों में क्या कर सकती है, वह परिवर्तन कर सकती है। और ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द यहाँ वर्णित हैं, बेसिकली ये जो शब्द वर्णित हैं
until the parliament will not increase the number, यानी कि जब तक कि संसद इसके संख्या को बढ़ा न दे, ये उसी ओर इंगित करते हैं। यद्यपि कि आज भारत में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो है 33+1। तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 7+1 यानी कि 7+1 का जो ये प्रोविजन है 1950 का, 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, तो ये प्रोविजन है और यहां से यहां तक की स्थिति या ये सफर कैसे तय किया गया है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 124 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एंटाइटल्ड टू मेक अ लॉ रिगार्डिंग टू make some significant changes into the number of the judges of a Supreme Court, and therefore the number of the judges is right now is 33+1. So kindly check those provisions in which the parliament has entitled to make a law and make some significant changes not in the constitution but the provisions related to the constitution. For example, यानी कि हम उन प्रावधानों को देखेंगे जिसमें कि संसद जो है वह संविधान में तो परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान में वर्णित प्रावधानों के संबंध में परिवर्तन जो है वो कर सकती है, और वो जो अधिकार है वो लॉ मेकिंग पावर यानी विधि बनाने का अधिकार है। तो ये विधि बनाने का अधिकार है और ये कहां कहां से जो है थोड़ा दिया, कुछ अधिकारों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजेस का नंबर आज यहां तक पहुंचा है उसी को देखते हैं कि क्या है। 124 में लॉ मेकिंग पावर है पार्लियामेंट को, और कौन सा लॉ बनाया गया है? द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट। नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। नेक्स्ट आर्टिकल 35(1)(b), आर्टिकल 35(1)(a), in which the parliament has entitled to make a law in the respect of a fundamental rights. For example कि 17 आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। तो अस्पृश्यता से उपजी किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और दंडनीय होगा। और वी शुड नो देयर इज अ मैक्सिम अंडर द क्रिमिनल लॉ, नल्लम क्रिमिन सीनी लेगी मीन्स नो पनिशमेंट विथआउट लॉ, यानी कि किसी भी आदमी को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई अधिनियम न हो या कोई विधि न हो। और इसी के जो ये अधिकार है, इस अधिकार के संदर्भ में यहाँ पे पावर दी गई है कि जहाँ जहाँ पार्ट 3 में लॉ बनाने की पावर है वहाँ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और पार्लियामेंट लॉ बनाने की पावर जो है यहाँ दी गई है। लॉ बनाया गया है किसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में क्या नाम है? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, 1955 सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जो ये एक अधिनियम है। तो ये अधिनियम बेसिकली संविधान में तो परिवर्तन नहीं कर रहा, संशोधन नहीं कर रहा, लेकिन संविधान से में वर्णित प्रावधानों के संरक्षण करने के संदर्भ में प्रावधान है। तो ये भी एक अधिकार है और इन अधिकारों में जो है अधिकांश भागों में पार्लियामेंट को ही जो है लॉ मेकिंग पावर दी गई है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति की वेतन इत्यादि को बढ़ाने के लिए, जो कि 1.5 लाख से अब 5 लाख रुपए प्रति माह हो गया है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए एनॉलमेंट जो है एक एक्ट है, उस एक्ट को पास किया गया है। तो ये है, तो ये हमने क्या देखा बेसिकली वी सी the provisions by which the parliament has entitled to make a significant changes related to the provisions of the constitution of India, यानी कि constitution of India में तो नहीं, लेकिन constitution of India से में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में जो लॉ बनाने का राइट है वो भी एक तरीका है। लेकिन संविधान में परिवर्तन करने की सिर्फ एक युक्ति है और वो है आपकी क्या? आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को
अमेंड करने की प्रोसीजर। ठीक है, अमेंड करने की प्रोसीजर और पावर टर्म कब आया बता दिया। अब ये देखते हैं कि कैसे जो है, मैंने कहा कि द नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है, क्या एक्ट का नाम है, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ अ सेम द सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट मेड चेंजेस इनटू द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पार्लियामेंट ने उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया है इस अधिनियम के माध्यम से। और कब कब कितनी बढ़ी है इसको हम देखते हैं। पहला, फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्ट आया है कब, 1956 में, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 फर्स्ट टाइम बढ़ाया है कितना, 1977 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है वो 17 से बढ़ा करके क्या की, 7 से बढ़ा करके क्या की गई है, 7 + 1 थी 1956, 1950 तक 7 + 1 थी यानी कि 8 थी, 7 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद 17 + 1 की गई इज इक्वल टू 18, 17 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन सिमल्टेनियसली, नॉट सिमल्टेनियसली बट सब्सीक्वेंटली यानी कि तत्पश्चात 1986 में 25 + 1 यानी कि 26 न्यायाधीशों की जनसंख्या 25 और 1 चीफ जस्टिस। देन आफ्टर 2009 30 + 1 is equal to 31, and finally in the year of 2019 the number of judges will increase from 31 to 33 + 1, यानी कि आज जो न्यायाधीशों की संख्या है या न्यायमूर्ति जिनको हम कहते हैं न्याय की मूर्ति, जस्टिस 33 और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और जो है 3 जजेस जो है एक साथ अपॉइंट किए गए और इन्हीं के मामले में सीनियरिटी के संबंध में विवाद आया था। बट हम सीनियरिटी तक पहुंचने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक हु हैज अ अथॉरिटी टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रिकमेंडेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्सिक्यूटिव। कि हमें यह चीज देखनी होगी कि अब आर्टिकल जो है, आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा और क्या अर्हताएं जो है होंगी, इसके बारे में भी प्रावधान जो है दिए गए हैं। तो पहले ये चीज हमें देखनी है क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में क्या क्या चीज है, तो प्रोसीजर टू अपॉइंट अ पर्सन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट व्हाट द आर्टिकल 124 clause 2 says, the president of India has power to appoint the judges of the Supreme Court may on the ground of a consultation with the judges of a Supreme Court and the High Court whom president found fits for this purpose, and into the appointment of other judges except then the Chief Justice of India, the President of India shall bound with the consultation of Chief Justice of India। मैं क्या कह रहा था, देखिए हिंदी में इस चीज को समझ लें। 2 तरह के जजों की नियुक्ति का प्रावधान पहले हो रहा है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का CJI। ठीक, अब जजेस के अपॉइंटमेंट के संबंध में यदि हम
प्रोविजंस को फॉलो करें तो कहता है कि कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेगा, टर्म है यहां पे मे, शैल टर्म का प्रयोग नहीं किया है, विथ द कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, अपॉइंट एनी पर्सन इन द एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जो अर्हता धारण करता है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। यानी कि करेगा, यानी कि मे टर्म का प्रयोग है। और ये जो है, अब इन दोनों से क्या है, कंसल्टेशन यानी परामर्श के बारे में बात है। कंसल्टेशन यानी परामर्श। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये क्या करेगा, ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से जिसे वह इस संदर्भ में उचित समझे, उनसे परामर्श करने के पश्चात जो है क्या करेगा, जजेस को अपॉइंट करेगा। लेकिन इनटू द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is bound to consult with the Chief Justice of India because in this regard the term shall is mentioned। मैं क्या कह रहा था कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो सर्वप्रथम प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, क्या कर सकता है, वो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिसे वो इस संदर्भ में उचित समझे, किसकी, जज की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन जब भी जज की नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श लेने हेतु बाध्य है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेयरली बाउंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट टू consult with the Chief Justice of India, but in the respect of appointment of a Chief Justice of India, the President of India has not bound to make any consultation according to the draft ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 2। मैं कह रहा था कि जजेस के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा जिसे वो इस संबंध में उचित समझता है, और इसके साथ साथ सीजेआई से करना ही करना होगा। यानी कि सिर्फ जो है प्रेसिडेंट किससे, सीजेआई से बाउंड है, बाकी किसी से बाउंड नहीं है। और अगर सीजेआई को अपॉइंट करना हो, अगर सीजेआई को अपॉइंट करना हो तो कोई प्रावधान आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में नहीं दिया है। तो जब आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में नहीं दिया गया है तो ये आगे जाकर के समस्या का कारण बनता और बना भी। तो पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ प्रोसीजर टू अपॉइंट अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द वैल्यू ऑफ सीनियरिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, कि कैसे जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा। तो सबसे पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के को जो है क्या करते हैं, उसको नियुक्त करने की, सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। और आई हैड ऑल्सो अपलोड सम वीडियोज रिगार्डिंग द लॉ ऑफ एविडेंस हुज लिंक यू विल फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक मिल जाएगी और आप जा करके उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी आज ही के लेक्चर में डिस्कस कराऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई का अपॉइंटमेंट कैसे होना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होना है। तो मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में
राष्ट्रपति किसी भी एडवाइस या किसी भी कंसल्टेशन परामर्श से क्या है, बाध्य नहीं है। कंसल्टेशन, परामर्श, एडवाइस नहीं, कंसल्टेशन से बाध्य नहीं है। तो एक प्रथा थी, इस प्रथा के अनुसार जो भी सीनियर हुआ करता था, ठीक है, जो भी सीनियर हुआ करता था उसको सीनियरिटी के बिहाफ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बना दिया जाता था। और 1973 में द 24th and 25th constitutional amendment was challenged into the case of केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 24 अप्रैल को डिसीजन आया था, मे बी 1974 अप्रैल को डिसीजन आया था। 68 दिन की हियरिंग हुई थी। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच का सबसे लंबा सुने जाने वाला मामला केशवानंद भारती। 13 जजेस की बेंच 6-7 के रेशियो से, सॉरी 7-6 के रेशियो से जो है डिसीजन आया था। 7-6 यानी कि 7-6 के रेशियो से डिसीजन आया था, जिसमें कि जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। इसको डिस्कस करेंगे बाद में हम कि क्या था 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन, दोनों को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस डिसीजन से उस समय की तत्कालीन सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार को बहुत ही ज्यादा झटका लगा, क्योंकि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया था। और इस बात से ही परेशान होकर इंदिरा गांधी ने न्यायालय की इस परंपरा को तोड़ते हुए जिन व्यक्ति को अपॉइंट किया उनका नाम था अजीत नाथ रे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, अजीत नाथ रे को जो है इस सीनियरिटी के प्रोविजंस को दरकिनार करते हुए अपॉइंट कर दिया और अपने पक्ष में एक विधि आयोग की रिपोर्ट दी। 1956 के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि वरिष्ठता, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो नियुक्ति है वो मात्र वरिष्ठता के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वरिष्ठता के साथ साथ कुछ अन्य आधारों को भी, उनकी योग्यता इत्यादि को देखा जाना चाहिए। और इसी को जो है आधार बनाया इंदिरा गांधी की सरकार ने, और वरिष्ठता के अनुक्रम को क्या करते हुए, खंडित करते हुए एएन राय जो कि जूनियर थे और इनसे ऊपर 2 सीनियर थे, उनको क्या किया, नियुक्त कर दिया। ये 1973 तक का मैटर है। अब हम समझते हैं कि सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिसाइड होती है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दो चीजें हैं सीनियरिटी के लिए जो दिमाग में आपके आते हैं। पहला फैक्ट जो आपके दिमाग में आता है वो ये है, सीनियरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ एज, यानी कि आयु के आधार पर वरिष्ठता। और दूसरी चीज है सीनियरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ डेट ऑफ ओथ एज अ जज। ठीक, यानी कि वरिष्ठता उस हिसाब से जिस तिथि को आपने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ली और न्यायालय में आप न्यायाधीश हो गए। तो आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी का प्रोविजन है वो ये ना होकर ये है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही कुछ अनसुलझे
रहस्य जो संविधान में है वो आपके सामने आ सके, क्योंकि आज नहीं तो कल जब आपके एग्जाम का पैटर्न इतना बदल गया है तो इस पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ही प्रोविजन है कि कैसे होता है। अब एक मैटर जो है बहुत ही रिसेंटली आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम है जस्टिस जोसेफ केस। जस्टिस के.एन. जोसेफ इज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। के.एम. जोसेफ जो है वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इनके सामने एक मामला आया। अभी हम प्रोसीजर को आगे डिस्कस नहीं किए हैं कि कैसे नियुक्ति होगी, पहले हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस का भी जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम पे होती है, कोलेजियम को हम डिस्कस करते हैं अभी जब इसको खत्म कर लेंगे। सुप्रीम जो जस्टिस से हैं, जस्टिस जोसेफ जो हैं वो क्या थे, सीजेआई थे। कहाँ के? उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीजेआई थे। और कोलेजियम क्या होता है बताएंगे अभी, बहुत से लोगों को पता भी होगा बट नहीं पता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। कोलेजियम ने रिकमेंड किया कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड को क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। कोलेजियम ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भेज दी किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव का पार्ट होता है और आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि प्रेसिडेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट। इतना मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपको पता होगा। तो गवर्नमेंट को ये नाम भेजा। गवर्नमेंट ने इनके नाम को क्या किया, 3 मंथ तक होल्ड करके रखा। ध्यान से देखिए कैसे आपको क्लियर होता है। 3 मंथ तक होल्ड करके रखा और 3 मंथ के बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर से जो है कोलेजियम को भेजा कि कोलेजियम काइंडली रिकंसिडर ऑन द नेम ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एज अ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, कि एक बार पुनर्विचार करिए कि क्या के.एम. जोसेफ को बनाया जाना चाहिए, जबकि 3 महीने बेवजह जो है रोक करके रखा। 3 महीने के बाद जो है इन्होंने जब 3 महीने रोक करके रखा और फिर से मामला कोलेजियम के पास गया तो कोलेजियम ने यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यानी कि 4 न्यायाधीशों की जो मामले, जो ट्रांसफर से रिलेटेड जो मामले होते हैं, 4 जो है कोलेजियम का 4 सीनियर मोस्ट कोलेजियम में जज होते हैं, उनके थ्रू होते हैं। तो यूनानिमसली मतलब चारों के चारों जजेस ने ये कह दिया कि जो है 4 के 4 जज और एक सीजीआई मिलकर के सबने कह दिया कि हाँ जो है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड को जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। तो एक डेट हुई, समझ लीजिए एक डेट कोई भी, 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को क्या हुआ, ऑर्डर आया किसका, समझ लीजिए ये 1 जनवरी एक ऐसे मेरी सुझाई हुई डेट है, ये डेट नहीं है। ऑर्डर आया राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, कि हाँ भाई जो है के.एम. जोसेफ को अपॉइंट किया जाए एज अ जज। और 3 जजेस के नाम आए थे एक साथ, जिसमें से पहला जो नाम है आपका इंदिरा बनर्जी, दूसरा विनीत शरण, जस्टिस विनीत शरण, और थर्ड नाम जो है इसमें क्या रखा, थर्ड नाम जो है रख दिया जोसेफ साहब को, के.एम. जोसेफ साहब को तीसरे स्थान पे रख दिया। अब नियम ये है, देखिए सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है। सीनियरिटी डिसाइड होती है इस तरीके से कि मान लीजिए 2 जजेस ने अगर एक ही दिन, एक सेम डे में क्या किया है, ओथ ली है, तो जिस न्यायाधीश ने पहले ओथ ली होती है वो बाद में ओथ लेने वाले न्यायाधीश का सीनियर होता है। अब सीनियरिटी इतना बवाल क्यों मच रही है,
क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से ही कोई भी व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अगर दो लोग उम्र में एक दिन के आगे पीछे हैं या उनके अपॉइंटमेंट में एक दिन आगे पीछे अगर हुआ है तो जो पहले अपॉइंट हुआ है वही सीनियर होगा और वही चीफ जस्टिस होगा अपने रिटायरमेंट के तक, अगर उसको मिलता है चीफ जस्टिस का पोस्ट। तो अब के एम जोसेफ का कहना था कि इस तरीके से, इस वजह से ये 3 महीने जो डिले हुआ है, क्योंकि मेरा नाम 3 महीने पहले भेजा गया था, और इसके साथ साथ पहला ग्राउंड ये, और दूसरा कि जो ऑर्डर दिया है इस ऑर्डर में जो ओथ लेने का क्रम है वो है तीसरा, यानी कि जोसेफ जो है वो जूनियर हो जाते हैं और ये लोग सीनियर हो जाते हैं, तो सीनियरिटी पे इफेक्ट आएगा। तो इसलिए अब इस मामले को के एम जोसेफ ने चैलेंज किया कोर्ट के सामने। कोर्ट ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट की गलती थी। गवर्नमेंट ने अपने पक्ष में क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीश केरला से हो जाते और क्षेत्रीय पक्षपात की संभावना बढ़ जाती, इसकी वजह से यह 3 महीने का डिले हुआ है। तो सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है, एक चीज क्लियर हो रही है कि सीनियरिटी एज के हिसाब से डिसाइड नहीं होती है। सीनियरिटी डिसाइड होती है कि आपने किस दिन शपथ ली है। तो अगर एक व्यक्ति ने पहले शपथ ली है, एक व्यक्ति ने बाद में शपथ ली है, फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है, ए की उम्र 42 साल है और इसने शपथ ली 1 जनवरी 2020 को, और बी की उम्र जो है 60 साल है और इसने शपथ ली 1 जनवरी 2021 को, तो ये नहीं सीनियर होगा, यही सीनियर होगा, क्योंकि इसने जो है क्या की है, पहले शपथ ली है। और जब एक ही दिन 3 लोग शपथ ले रहे हैं तो शपथ के अनुक्रम के हिसाब से क्या होता है, ये होता है। और इसका बहुत ही जीता जागता जो है एग्जाम्पल है, आपको याद हो या ना याद हो, कि जस्टिस दीपक मिश्रा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जस्टिस चलामेश्वर, ठीक है, जस्टिस चलामेश्वर जिन्होंने एनजेएसी में डिसेंटिंग डिसीजन दिया था, यानी विसम्मत निर्णय दिया था, उन दोनों लोगों की अपॉइंटमेंट, दोनों जजेस की अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस जो है दीपक मिश्रा बन पाए थे जबकि चलामेश्वर सर नहीं बन पाए थे। तो यही वजह है कि चीफ जस्टिस जो है दीपक मिश्रा सर ने जो है पहले क्या हुई थी, ओथ ली थी, और बाद में उन्होंने ओथ ली थी। तो ओथ कौन पहले ले रहा, इस पे सीनियरिटी जो है डिसाइड होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अब एक क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसके आंसर देंगे। आप मुझे बताएंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी मामले में अपना विसम्मत का निर्णय दे सकते हैं या विसम्मत की राय रख सकते हैं, और यदि रख सकते हैं तो इस संदर्भ में प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन इनटू इंग्लिश, whether the judges of a Supreme Court has power to give their dissenting judgment on or opinion, and if they have a power then this power is mentioned under which article of the Constitution of India. Kindly give your answer in the comment box. comment box में आप मुझे इसका आंसर दीजिए ताकि मुझे भी ये लगे कि आप लोग रुचि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीनियरिटी का ग्राउंड था, ऐसे सीनियरिटी जो है डिसाइड हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट किसका, जजेस का, कि भैया जजेस को कैसे अपॉइंट करेंगे। तो फिर हम क्लॉज 2 पे आते हैं। क्लॉज 2 में क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसकी रिकमेंडेशन से, सॉरी किसकी कंसल्टेशन से, तो कंसल्टेशन के लिए बाउंड है किसकी, CJI की, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। बाकी जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, चाहे तो कर सकता है या नहीं कर सकता। ये क्लॉज 2 का प्रोविजन है जो आगे जाकर के विवाद का क्या बना है, कारण बना है। और देखते हैं कि क्या है, विवाद कहां से आया है। एंड फॉर द जो ये विवाद का कारण बना है, ये विवाद का कारण कैसे बना है। अब ये जो टर्म है कंसल्टेशन, ठीक, कंसल्टेशन को डिफाइन नहीं किया गया। तो कंसल्टेशन को एक केस में डिफाइन नहीं किया, इसकी वैल्यू को बताया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शाकल चंद सेठ।
Shakal Chand Seth, 1977 Supreme Court, in which the Supreme Court define the term consultation. Consultation means क्या है? Full and effective consultation. Full and effective consultation. यानी कि पूर्ण एवं या और प्रभावी परामर्श। ठीक, बस इतने के बारे में ये केस है जो आपके जानने के लिए उपयोगी है। इसके बाद के जो डिसीजंस हैं वहीं आकर के मामला फंस जाता है। बैक टू बैक 4 केसेस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट। अगर इस पे आपको लॉन्ग आंसर भी लिखने को आएगा तो मेरे इस लेक्चर के बाद मेंस में आप इस पे लॉन्ग आंसर भी जो है भली भांति लिख सकते हैं। ठीक है, जो पहला केस आया है, फर्स्ट केस वॉज केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट in the year of 1982 on the name SP Gupta versus Union of India। SP Gupta बनाम भारत संघ AIR 1982 Supreme Court। For the first time this matter came before the Supreme Court of India, in which the question was arise before the Supreme Court whether the President of India is bound with the to take a consultation with the judges of a Supreme Court and High Court, and the Supreme Court decided the appointing power shall be vested into the executive or प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अधिकार है, जो न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है, वो पूर्ण रूपेण जो है राष्ट्रपति में निहित है। वेस्टेड इन प्रेसिडेंट और एक्सिक्यूटिव। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53। ठीक है, एक्सिक्यूटिव का हेड होता है तो एक्सिक्यूटिव में वेस्ट है। एंड द प्रेसिडेंट क्या है? नॉट बाउंड विद द कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनटू द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने हेतु बाध्य नहीं है। इसी बारे में बात आई और कहा कि यह राष्ट्रपति का अपना अनन्य अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है कि वो जिसको चाहे कर सकता है। बट इसको चैलेंज किया जा सकता है कब? जब मैलाफाइड ये आया हो, यानी कि दुराशय पूर्वक जब अगर आया हो, जब ये पता चल जाए कि जो नियुक्ति वो अपने लाभ के लिए दुराशय पूर्वक की गई है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो CJI का है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि क्लॉज 2 में शैल टर्म का प्रयोग किया गया है, देयरफॉर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी बाउंड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर अपॉइंट करना है तो और जज से, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को, अब ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को एज अ जज अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज या हाई कोर्ट के वर्तमान जज से कंसल्ट करने के लिए प्रेसिडेंट क्या है? बाउंड नहीं है। अगर प्रेसिडेंट कंसल्ट करता भी है तो उस कंसल्ट को मानने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि मे टर्म का प्रयोग किया गया और इसी केस में ये चीज आई। लेकिन अगर दुराशय पूर्वक किया गया है तो हो सकता है हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन जो है वो लेना ही लेना है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेना है। एंड दिस केस इज ऑल्सो नोन एज जजेस ट्रांसफर केस फर्स्ट। जजेस ट्रांसफर
केस फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विच केस इज ऑल्सो नोन एज द जजेस ट्रांसफर केस फर्स्ट। सो द एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। सो हम ये कह सकते हैं कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय ने जो है वरीयता दे दी किसको, एग्जीक्यूटिव को, यानी कि कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति जिसे चाहे अपनी इच्छा के अनुसार यदि वो योग्यता धारण करता है, योग्यता जो दी गई है उन योग्यता को धारण करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा अनुसार वह क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को जो योग्यता धारण करता है क्लॉज 3 में उसे जज अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी आपको दिमाग में रखनी होगी। पहला केस आया, ठीक। अब दूसरा केस जो आया जिसमें फिर से इसको चैलेंज किया गया, सेकंड केस इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया 1993 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन विच वंस अगेन दिस क्वेश्चन वाज अराइज्ड। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को चेंज किया। 9 जजेस की बेंच थी, ठीक है, 9 जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर मुझे देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मिनिमम जजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किन मामलों को अपरिहार्य रूप से डिसाइड करेगी, मतलब वो कौन से ऐसे मामले भारत के संविधान में दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से ही निर्णित किए जाएंगे अथवा नहीं किए जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बताइए। मैं ये क्वेश्चन आपको लास्ट में जो है लिख करके भी दूंगा, तो आप अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप उसको वेट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं मेंशन करूंगा, फिर आप देख करके उसका आंसर मुझे दे सकते हैं। ठीक है, अब in this case the Supreme Court changed its previous view and decide in the matter of the appointment of a judges of a Supreme Court and High Court. The CJI has, CJI के पास क्या है, वो क्या है, प्रायोरिटी है, यानी कि CJI के पास क्या है, अधिकार है कि वह जज चाहे उसकी जो कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग हो, उसकी जो कंसल्टेशन हो उसी के आधार पे जो है निर्णय दिया गया। और इसी में गाइडलाइंस इशू की हैं, गाइडलाइंस इशू की है, यानी कि दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होगा। मैं उन दिशा निर्देशों को आपके सामने लिखता हूं, कुछ दिशा निर्देशों को जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द अपॉइंटमेंट of CJI shall be on the ground of seniority. उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का या मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन जो है वरिष्ठता के आधार पर होगा, और वही वरिष्ठता का आधार जो है चल रहा है आज भी, जो आपको बताए हैं अभी। सेकंड, नॉन जजेस could be appointed
without the consultation of his colleagues, COLL, यानी कि कोई भी न्यायाधीश सरकार द्वारा ठीक है, सरकार द्वारा, इसको हिंदी में लिख रहा है, कुछ छूट गया यहाँ पे, सरकार द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करे बिना नियुक्त नहीं होगा और सीजेआई अपने सहयोगियों से, कलीग्स मतलब सहयोगी, अपने सहयोगियों से परामर्श करने के पश्चात ही जो है अपनी रिकमेंडेशन देगा, यानी अपनी कंसल्टेशन देगा। तो ऐसा नहीं है कि अब सीजेआई ही अपने मन से करेगा, कलीग से पूछेगा, यानी कि अपने सहभागी जो उनके साथ कार्यरत हैं, जो कलीग्स हैं, उनके सहयोगी जो हैं, जो और न्यायाधीश हैं, उनसे पूछेगा। ठीक, ये दो चीज हो गई। इसके बाद एक चीज और कही है, अभी तक इसमें कॉलेजियम सिस्टम नहीं आया जो अभी तक चल रहा है। कहता है कि अगर जो है इफ CJI has not consult with his colleagues, then that appointment is not valid। हिंदी में बोल दे रहा हूं, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने सहयोगियों से परामर्श करने के बिना सरकार को कोई नाम सुझाया है तो वह अपॉइंटमेंट अगर उस नाम के आधार पे होती है तो वह क्या होगी, शून्य होगी। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा हूं कि गाइडलाइंस इश्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को कहां है। लास्ट में लिख भी दूंगा, 3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ चुका हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे कि गाइडलाइंस इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां तक का मामला सेटल हो गया। अब ये मामला फिर चैलेंज में गया, क्यों? क्योंकि इसमें जुडिशरी को सुपेरियरिटी दे जा रही थी, ना कि एक्सिक्यूटिव को। जबकि इन द केस ऑफ SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट गेव द एक्सक्लूसिव राइट टू द प्रेसिडेंट, मीन्स किसको दे रही थी? गवर्नमेंट को सुपीरियरिटी दे रही थी, जहां पे खुद ही सुपीरियरिटी अपने पास रख ली कि मैं सुपीरियर हूं, मैं डिसाइड करूंगी। देन वन मोर केस हैज बीन कम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम पॉइंट, इन विच द वंस अगेन द प्रोसीजर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज चैलेंज्ड, एंड द नेम ऑफ दैट केस इज INRI presidential reference case। INRI presidential reference case 1999। INRI presidential reference case, INRI presidential reference case में INRI क्या होता है ये आपको बताना है। INRI presidential reference case 1999 में once again this matter was challenged, and क्या कोर्ट डिसाइड कर रही है? यहीं पे आया कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम। अब इसमें कहा
कि अगर सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, 4 सीनियर मेंबर्स के साथ एक कॉलेजियम बनाएगा। ठीक, मतलब कि अब ये 4+1 यानी कि 4 सीनियर मोस्ट मेंबर के साथ एक कॉलेजियम बनाएगा और इस कॉलेजियम में मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा, ठीक है, उसी डिसीजन के आधार पर जो है क्या होगा, किसी भी नाम को, यहां से ये नाम निकल के आएगा गवर्नमेंट के पास कि क्या किया जाए, किसको अपॉइंट किया जाए। ठीक, अगर जब तक कि 3 मेंबर्स, मैंने गलत बोल दिया, इन 4 मेंबर्स में से जब तक कि 3 मेंबर्स फेवर में नहीं होते तब तक कि वो रिकमेंडेशन नहीं भेजेगा। अगर 2 मेंबर्स अगेंस्ट में हो जाते हैं कि इनका नाम नहीं भेजना है तो सीजेआई इसको क्या करेगा, गवर्नमेंट को नहीं भेजेगा। यानी कि सीजेआई इज नाउ बाउंड with the members of the collegians in the respect of making a recommendation of a name for the purpose of appointment as a judge into the Supreme Court to the government of India or the president। तो प्रेसिडेंट को उस नाम को सुझाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अब एक इकलौता अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रीवियस केस में क्या किया कि अपने सहभागियों की परामर्श से करेगा, लेकिन अब प्रीवियस जो है नहीं रह गया, अब एक कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया और इस कॉलेजियम के हिसाब से ही मामला जो है जाएगा। ठीक है, और अगर क्या करना है, हाई कोर्ट के जजेस को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है, होता है कहां, आर्टिकल 222 में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है, तो इन 4 के साथ साथ इस स्टेट के न्यायाधीश से और इस स्टेट के न्यायाधीश से जो है परामर्श करने के पश्चात ही ये स्थानांतरण भी होगा। ठीक है, तो इनमें से 3 की जो होनी चाहिए और इसके साथ ये होना चाहिए। तो अब क्या है, सीनियर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कॉलेजियम बनाएगा और वो जजेस का कॉलेजियम में से 3 लोग अगर उसका नाम सुझाते हैं तो वो बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है जा करके, अगर और उसके पास क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, अब ये चीज थी, इस केस में क्या था कि सारी की सारी जो अधिकारिता है जजेस को अपॉइंट करने की बेसिकली वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द एक्सिक्यूटिव हैज नॉट पावर इन दिस रिगार्ड। सो व्हेन द बीजेपी केम, बीजेपी जब है सत्ता में आई है तो बीजेपी ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। And by the virtue of this 99th constitutional amendment, they introduced some significant changes into the Constitution of India and formed a new authority on the name of National Judicial Appointment Commission। ठीक, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अगर आपके पास नई बेयर एक्ट है तो आप देखेंगे आर्टिकल 124 ए बी इस तरह के आर्टिकल्स आ गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अब इसमें जो है कुछ सिग्निफिकेंट चेंज किए गए थे। द बेयर सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस सिग्निफिकेंट चेंज to transfer the power to appoint judges which vested according to the previous decision of INRI presidential reference case into the judiciary to the executive। मीन्स बेसिकली जो ये अधिनियम और ये जो संविधान में संशोधन किया गया, इसका यही उद्देश्य था
कि इंट्री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस के बाद जो न्यायाधीशों के नियुक्ति की जो अधिकारिता पूर्ण रूप से, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, वो न्यायालय के पास चली गई थी, उसको वापस एक्सिक्यूटिव के पास लाना, ताकि न्यायालय के में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप हो सके। और जब सरकार का हस्तक्षेप होगा बहुत ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वो ज़्यादा चैलेंज हो नहीं पाएगा। हालांकि मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा कि सरकार की ये मंशा थी, सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। यह मेरा एक अपना जो है एक राय है नेचुरल जस्टिस के ध्यान में रखते हुए, कि अगर हम ही को कोई अपॉइंट करेगा तो हम उसके अगेंस्ट क्यों जो है डिसीजन देंगे। तो इस वजह से और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसको फिर से चैलेंज किया गया। केस का नाम देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में इसको फिर से चैलेंज किया गया। किसको चैलेंज किया? 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। एंड द बोथ ऑफ दीज प्रोविजंस वेर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Unconstitutional on the ground of basic structure. सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा हथियार है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रावधान को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए, आजकल आप देख रहे हैं कि न्यायालय की भूमिका, न्यायालय और खास करके जो है आपकी एक्सिक्यूटिव के बीच में जो है कुछ तनातनी चल रही है, खासकर किसान बिल में को जो है इम्प्लीमेंटेशन से मना करने के बाद। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए कि एक डॉक्ट्रिन भी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है, हल्की फुल्की डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। किसके द्वारा दी गई थी? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दी गई थी। और यही है कि सरकार के जो हैं 3 अंग हैं, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों को एक दूसरे के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जो चीज़ होनी भी सही है बैलेंस के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव का काम लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है, जुडिशरी का काम लॉ को प्रोटेक्ट करना। यही हमारे संविधान का सार है, ना कि जुडिशरी का काम किसी भी लॉ को रोक देना प्रवर्तन से। हालांकि उसको शून्य करने की अधिकारिता है। तो इस संदर्भ में जो एक चर्चा चल रही है आज समाचार पत्रों में, ये एक जो है आजकल का एक चर्चा का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको बहुत ही ब्रॉड पावर है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि सरकार का कोई भी निर्णय अगर जनता के विरोध में है, जनता के हित से परे है, तो वो क्या है, जनता के हित में निर्णय दे सकती है। और जनता के हित में ही वो किसान बिल पे जो है उसको, किसान बिल के लागू होने पे जो है क्या किया गया है, रोक लगाई गई है। तो बेसिकली जो है, जो विधेयक, बिल नहीं, अधिनियम के बारे में बात करते हैं, तो जो अधिनियम है उनको लागू होने पे क्या की गई है, रोक लगाई गई है। तो ये चीज़ों को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी काम कर ले और डॉक्ट्रिन ऑफ जो है सेपरेशन ऑफ पावर भी अच्छे तरीके से काम करे। अगर आप बड़ी एग्जाम्स को देंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या भारत के संविधान में वर्णित डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का क्या उल्लंघन हो रहा है, क्या न्यायालय की इस तरह की भूमिका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रही है अथवा नहीं। तो ये एक सोच का विषय है, दृष्टिकोण का विषय है। बाकी इस पे मेरी कोई अपनी जो है कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं है। ये मेरी एक अपनी राय है कि दोनों चीज़ों को बराबर तरीके से काम करना चाहिए, दोनों ही संस्थाओं को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक्सिक्यूटिव अगर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल बना करके हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही थी, तो जुडिशरी ने अपने संरक्षण में ये काम करके ठीक ही किया है। ठीक है, तो ये चीज़ है और यहाँ पे ला करके इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि जो प्रीवियस प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉलेजियम सिस्टम जो था, वही कॉलेजियम सिस्टम फिर से क्या हुआ, जीवित हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा आपका लेक्चर था। आपको लेक्चर दोस्तों कैसा पसंद आया, कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, लेक्चर को शेयर करिए, और जाते जाते अब मैं आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे देके जा रहा हूं, और आपका ये काम है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि ये जो वीडियो लंबी हो रही है इसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या आपका नुकसान हो रहा है। मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो डालूंगा, लेकिन चूंकि ब्रॉड लेवल पे नॉलेज देना मेरा पर्पस है तो थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो सकती है। एंटरटेन करने के लिए तो वीडियो नहीं है, नॉलेज देने के लिए है। क्वेश्चन है, whether the judges of Supreme Court have right to give dissenting opinion, dissenting judgment, ओपिनियन, और है तो कहाँ है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, आर्टिकल 124, आर्टिकल 142, आर्टिकल 145, आर्टिकल 147। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में बोल देता हूँ, क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को विसम्मत का निर्णय देने की अधिकारिता है? यदि है तो किस अनुच्छेद में? ठीक है। इनरी केसेस किस अनुच्छेद की क्षेत्राधिकारिता के अंदर डिसाइड होते हैं? पहला आर्टिकल 32, दूसरा आर्टिकल 132, तीसरा आर्टिकल 142, चौथा आर्टिकल 143, इसको 145 कर लीजिए। ठीक, आर्टिकल 32, 132, 145 एंड 143। और जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछना था, हाँ, तीसरा प्रश्न जो है आपसे ये पूछना था कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय में ऐसा कोई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जो लब्ध प्रतिष्ठ न्यायाधीश की योग्यता धारण करता हो, अर्थात जो क्लॉज 3, चाहे रहने दीजिए इस प्रश्न को, दूसरा मैं प्रश्न आपको देता हूं। अब देखिए, प्रश्न याद थे और अब प्रश्न जो है भूल गए। ठीक है। हाँ, तीसरा प्रश्न ये है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली वो पहली महिला न्यायाधीश कौन है जो डायरेक्ट उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के पद से न्यायालय में आई है। मतलब हु वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड फ्रॉम एडवोकेट टू द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय की कौन सी वो अधिवक्ता है जो उच्चतम न्यायालय में क्या की गई है, अपॉइंट की गई है। आप मेरे अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसी लगी, आपको लेक्चर से क्या सीखने को मिला। दोस्तों, आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, और जो पर्पज़ है मेरा वो तभी फुलफ़िल हो सकता है जब आपको इस जो है लेक्चर से बेनिफिट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा
चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, और जब मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा तो वीडियोज़ आनी जो है बंद हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी काम को जारी रखने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ऐसे तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन मेरे साथ है, अगर मुझे आपका सहयोग मिलेगा तो वीडियोस की मात्रा भी बढ़ सकती है। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।